Good morning, students. Hope you understand the situation how to calculate economic order quantity when there is a simultaneous demand and production. Okay, when you are going for a finished product, then we will calculate economic order quantity with the help of this formula only. Fine. Up now the second situation. This is a situation when the replacement is not instantaneous और simultaneous production and sale आपकी हो रही है. ठीक है, आपका देखिए, आप इस ग्राफ को देखिए, this unit and your manufacturing. फाइन. अब यहाँ पर क्या है आपकी कि यूनिट तो मैन्युफैक्चर हो रही है, आप देख रहे हैं साइमल्टेनियसली आपकी यूनिट भी मैन्युफैक्चर हो रही है, फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तक वो पहुंच रही है, फिर देन यहाँ से आपकी क्या हो रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है, धीरे 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 आपकी डिमांड जो है क्रिएट हो रही है, आप उसको सेल कर रहे हैं, देन आपका फिर प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, धीरे 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 आपका प्रोडक्शन हो रहा है, इमीडिएटली आप स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है कि इमीडिएटली फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो टाइम कितना ले रहा है आपका, एक टाइम आपका T1 है फॉर द प्रोडक्शन एंड T2 फॉर द सेल, so the total time is T1 plus T2 here. So in this situation you will calculate economic order quantity with the help of this formula. Formula is same, 2 into annual demand into setup cost divided by inventory carrying cost per unit per year, but the change is this, 1 minus D upon P, means you are accommodating a demand rate and production rate in the formula because both are different. Fine. D means demand rate or consumption rate in a particular time period, and production is production rate. P is a production rate, means कितने टाइमली आप जो है वहाँ पर प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और डिमांड कितनी हो रही है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दैट इज डिपिक्ट बाय दिस formula. You have just add this 1 minus D upon P over here. Okay. Now see the numerical. A product is produced at the rate of 50 item per day. मीन्स आप यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्शन रेट मिल गया, प्रोडक्शन कितना हो रहा है 50 यूनिट पर डे आपका प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, डिमांड अकर एट द रेट ऑफ 30 आइटम पर डे, डिमांड कितनी है 30 यूनिट पर डे की आपकी डिमांड है, मगर प्रोडक्शन कितना है 50. सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1000, आपकी सेटअप कॉस्ट जो है एक ऑर्डर की 1000 है. ठीक है, एंड होल्डिंग कॉस्ट यूनिट टाइम इज ₹0.05. इट मीन्स 0.5 पैसा आपकी जो है कैरिंग कॉस्ट लग रही है एक यूनिट को रखने की, तो यहाँ रुपीस में दे दिया है, नॉट इन परसेंटेज. फाइन. फाइंड द इकोनॉमिक लॉट साइज. अब आपको इकोनॉमिक लॉट साइज बताना है, तो यहाँ पर डे का दे रखा है, तो यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली. फाइन. तो आपके लिए क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू 2 इंटू डिमांड कितनी थी 30 यूनिट इंटू 1000 आपकी सेटअप कॉस्ट है. ठीक है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है 0.05, 1 माइनस डिमांड रेट इज 30, एक दिन में डिमांड कितनी है 30, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोडक्शन कितना आप कर रहे हैं 50, you calculate it, you will get 1732 unit. It means the economic order quantity in this situation is 1732 units. Clear? So this is only the change when we have a manufacturing unit in AOQ formula. Clear? I hope you understand now. Now next technique is aggregate production planning. Now इन एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, आप बैच प्रोडक्शन में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आइडेंटिफाई करी. ठीक है, अब सेकंड है हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग. इन एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग इट मीन्स एग्रीगेट प्लानिंग इन्वॉल्व प्लानिंग द बेस्ट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड in the intermediate range horizon, you can say 3 months to 1 year, and planning the lowest cost method of providing the adjustable capacity to accommodate the production requirement. यहाँ आप क्या कर रहे हैं,
आप 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक की प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं एग्रीगेट, हर प्रोडक्ट हर आइटम की, कि कितना डिमांड होगी, किस समय होगी, एंड अकॉर्डिंगली यू आर परचेजिंग एंड सप्लाइंग द कमोडिटीज़, सो दैट आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, आपकी ओवरऑल कॉस्ट को कम किया जा सके। ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एग्रीगेट प्लानिंग इन्वॉल्व प्लानिंग वर्कफोर्स साइज, प्रोडक्शन रेट, inventory level, etc. Basically, it helps in meeting demand schedule by developing workforce, or you can say machine in a time allocation. टाइमली आप उन्हें एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है डिमांड शेड्यूल को मीट आउट करने की कोशिश करते हैं इसमें। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग इज टू डेवलप अ प्लान दैट आर फिजिबल। इसका मेन मोटिव क्या है? फिजिबल प्लान बनाना। फिजिबल प्लान मीन्स अ प्लान शुड प्रोवाइड फॉर द portion of demand that the firm intended to meet and should be within a financial and physical capacity of the firm. ऐसा प्लान जो फिजिकल और फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो, वो डिज़ाइन करना, फिजिबल होना चाहिए, दैट कैन बी अचीव। ठीक है। एंड इट शुड बी ऑप्टिमल ऑल्सो, द सेम टाइम इट शुड बी ऑप्टिमम, मीन्स द फर्म should aim for plan which will ensure that resources are used as wisely as possible and the cost keep as low as possible. Clear? And second objective क्या है? To increase the range of alternative of capacity use that can be considered by the management of the firm. आपको मैक्सिमम अल्टरनेटिव भी देने कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगा फिर कि विच अल्टरनेटिव इज गुड। ठीक है। और आपको ऐसा प्लान बनाना है जो ऑप्टिमम और फिजिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर लिमिटेशंस। फाइन। तो वेल कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स, दे वेल एलोकेटिंग द वर्कफोर्स, द टू कॉन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशन आर देयर, कैरिंग कॉस्ट एंड एडजस्टिंग कॉस्ट। मीन्स अगर डिमांड हमारी जो है वेरिएशंस हैं, मीन्स कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे शादी का सीज़न है, ठीक है, शादी के सीज़न में क्या होगा, डिमांड आप लोगों की साड़ी वाड़ी की बहुत ज़्यादा हो जाती है, फेस्टिवल सीज़न में बहुत ज़्यादा होती है, और टाइम जो है कम हो जाती है, तो वेरिएबल डिमांड है। ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच का ट्रेड ऑफ है और उसको सॉल्व आउट करना होता है कि क्या हमें रखना है। तो वी हैव अ टू अल्टरनेट स्ट्रैटेजी वेल एलोकेटिंग अ वर्कफोर्स देयर। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज वर्कफोर्स इज कांस्टेंट। आपकी जो वर्कफोर्स है आपने उसे कांस्टेंट रखा, दैट मीन्स प्रोडक्शन आउटपुट रेट इज कांस्टेंट। आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट इज कांस्टेंट। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन आपका जो है ग्रेटर होगा डिमांड से। ठीक, तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू योर क्यूमुलेटिव डिमांड। अब इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट आपकी जो है इंक्रीज होनी शुरू हो गई, इट रिजल्ट्स इंक्रीज इन योर कैरिंग कॉस्ट। और अगर आप लोगों की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, बट अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज कॉस्ट हो जाएगी। आपने प्रोडक्शन तो आपने जो है कांस्टेंट रखा हुआ है, वर्कफोर्स इज कांस्टेंट, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट जो है वो कांस्टेंट है। आप पूरे साल भर में आपने कहा कि जितने बैचेस बनेंगे वो सिर्फ 200 यूनिट ही बनाएंगे, 200 यूनिट ही बन रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड। अगर प्रोडक्शन रेट हाई होगा तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड रेट हाई होगा तो शॉर्टेज कॉस्ट बढ़ सकती है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में शॉर्ट हो जाए, कस्टमर आपका जो है फिर आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाए। तो इसमें ये दो प्रॉब्लम्स है। देन दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप अपने प्रोडक्शन को या मैन्युफैक्चरिंग को एडजस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। मीन्स जब डिमांड ज़्यादा होगी तब आपने अपने वर्कफोर्स को बढ़ा दिया, जब डिमांड कम होगी वर्कफोर्स को कम कर दिया। ठीक है। इससे क्या होगा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि जिस समय डिमांड नहीं उस समय आपने इन्वेंट्री रखी नहीं है, वर्कफोर्स है ही नहीं, आपको सैलरी नहीं देनी है। बट जिस समय आप क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एडजस्ट कर रहे हैं, फेस्टिवल सीजन आया तो वर्कफोर्स बढ़ानी पड़ गई आपको, तो वहाँ पर उस समय हो सकता है डिमांड बहुत ज़्यादा होगी वर्कफोर्स की, तो आपको वर्कफोर्स उस रेट पे ना मिल पाए, तो यू हैव टू पे ओवर टाइम, यू हैव टू पे अ मोर। आप कहते हैं ना जब ज़रूरत पड़ती है तो लोग ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो वही सिचुएशन होगी। ठीक है। तो आप लोगों की जो ऑर्डर कॉस्ट होगी दैट विल इंक्रीज, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो बोथ ऑफ दीज अल्टरनेटिव हैव एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, इन दोनों अल्टरनेटिव की एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। तो ऑप्टिमम अल्टरनेटिव मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड कैरिंग कॉस्ट।
ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ एडजस्टिंग वर्कफोर्स, इन दोनों हमारा अल्टरनेटिव कौन सा होना चाहिए, ऑप्टिमम अल्टरनेटिव, जहाँ ये दोनों कॉस्ट कम हो, बट ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं. फॉर दिस वी आर मेकिंग अ मास्टर शेड्यूल. ठीक है, एग्रीगेट प्लानिंग में वी आर मेकिंग अ मास्टर शेड्यूल. मास्टर शेड्यूल आर मेड वेयर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर पीरियड एंड करेस्पॉन्डिंग वर्कफोर्स लिमिट आर डिस्क्राइब. इसमें आप पूरे साल भर का मास्टर शेड्यूल बनाते हैं, कितनी यूनिट कब कब रिक्वायर्ड है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर डिसाइडिंग अ वर्कफोर्स लिमिट, कि कितना वर्कफोर्स हम उस समय के लिए हायर करके रखें और किस तरह से मैनेज करें. तो अब जब एवरीथिंग इज़ वेल प्लान्ड, तो इट इज़ comfortable for you to make a effective plan which reduce your overall total cost. Then we have another concept, that is a material requirement planning. Okay, तो material requirement planning में आप क्या कर रहे हैं कि कब material की requirement होगी एंड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किस समय, उस समय आप उसे अवेलेबल करा रहे हैं. ठीक है, तो फॉर दिस मास्टर शेड्यूल टेल अस द एंड प्रोडक्ट. ठीक है, पर पीरियड वर्कफोर्स लेवल कितना चाहिए पर पीरियड, वो आपको मास्टर शेड्यूल से पता चल रहा है. वी आर मेकिंग अ मास्टर शेड्यूल, आपने अभी देखा. ठीक है, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग विच इज़ इन शॉर्ट नोन एज MRP, इट इज़ नॉट मैक्सिमम रिटेल प्राइस, रिमेंबर. ओके, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यहीं करते हैं. इट्स अ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ओवर. In MRP, tell us the timing when all component, raw material production, purchasing activities necessary to satisfy a master schedule is required. ठीक, for a manufacturing company to produce end item to meet demand, the availability of sufficient production capacity must be coordinated with the availability of all the raw material, purchase item from which the end item are to be produced. Clear? And dependent demand items are the component, that is material, purchase items, fabricated parts or sub assemblies you can say, or raw material that are used to make a end product. Clear? तो आपको एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए किस समय कौन कौन से आइटम्स की ज़रूरत है वो आपको यहाँ से पता चल रहा है, और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जॉब इज़ टू प्रोवाइड दैट. फाइन. एंड द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कंपोनेंट और सब असेंबलीज फॉर मास्टर शेड्यूल, जहाँ से हम मास्टर शेड्यूल से जो प्रोसेस है हमारी, उससे आइडेंटिफाई करने की कि किस हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, कौन सी सब असेंबली चाहिए. ठीक है, मास्टर शेड्यूल से, और फॉर द एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ पार्ट एक्सप्लोजन रिक्वायरमेंट. ओके, तो पार्ट एक्सप्लोजन रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जब आप मास्टर शेड्यूल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि किस समय किस टाइम पीरियड में कितनी क्वांटिटी किस स्पेसिफिकेशन के साथ चाहिए, उसको कहते हैं. फाइन. देन नेक्स्ट वी हैव अ लाइन ऑफ बैलेंसिंग. जैसे आपने मास प्रोडक्शन में देखा था लाइन ऑफ बैलेंसिंग, सेम हेयर इज अ लाइन ऑफ बैलेंसिंग. अब मास प्रोडक्शन की लाइन ऑफ बैलेंसिंग में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, वी हैव टू जस्ट एलोकेट द रिसोर्सेज. बट हेयर लाइन ऑफ बैलेंसिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज इट इज़ यूजफुल व्हेन सेपरेट और स्प्लिट बैचेस आर यूज्ड. यहाँ पर क्या है, हर बैच का साइज अलग है और हर बैच अपने आप में यूनिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन ऑफ बैलेंसिंग करनी है. क्लियर? देखिए, इट इज़ यूजफुल व्हेन सेपरेट और स्प्लिट बैच आर रिक्वायर्ड. ठीक है, टू स्टडी टू नो द प्रोग्रेस ऑफ जॉब पीरियडिकली, कि आपकी पीरियडिकली जो है क्या क्या जॉब है, क्या हम डिलीवरी शेड्यूल मीट आउट कर पाएंगे या नहीं. स्टार्ट विद डिलीवरी शेड्यूल, कंस्ट्रक्ट अ ऑपरेशनल प्रोग्राम, एनालाइज द प्रोग्रेस चार्ट इज ड्रॉन. जो आपका प्रोग्रेस चार्ट है, दिस इज़ योर प्रोग्रेस चार्ट. इन दिस आप देख रहे हैं ऑपरेशन नंबर्स मीन्स बैच साइज 1 2 3, सॉरी सबके बैच साइज आप देख रहे हैं बार डायग्राम में, सबके साइज अलग अलग है. तो बैच आर नॉट यूनिक, हर अलग आइटम का अलग बैच है. ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ आइटम्स हर बैच में. ठीक है, तो व्हेन यू एनालाइजिंग दिस प्रोग्रेस चार्ट में आप क्या करते हैं, लाइन ऑफ बैलेंसिंग ड्रॉ करते हैं, शोइंग नंबर ऑफ आइटम शुड प्रोड्यूस इन ईच ऑपरेशन ऑफ अ गिवन टाइम. ये है आपकी लाइन ऑफ बैलेंसिंग. आप ड्रॉ कर रहे हैं कि हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था. ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल कैलकुलेट कि कहाँ एक्सेस हो रहा है कहाँ. अब देखिए, जैसे यहाँ लाइन ऑफ बैलेंस नीचे और प्रोडक्शन ऊपर तक जा रहा है, तो इट मीन यहाँ एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है. यहाँ लाइन ऑफ बैलेंस मीट कर रही है, तो इट मीन्स यहाँ परफेक्ट प्रोडक्शन है.
यहाँ आप देख रहे हैं गैप आ रहा है लाइन ऑफ बैलेंसिंग और बार में, तो इट मीन्स देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन, आपका रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्रोडक्शन होना चाहिए, लाइन ऑफ बैलेंसिंग आपकी कहती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन चेक कि कैसे आप अपनी लाइन ऑफ बैलेंसिंग करें, कहाँ एक्सेस रिसोर्सेज हो रहे हैं, प्रोडक्शन यूज़ और एक्सेस प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, कहाँ आपका रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे। क्लियर? So this is all about your planning and controlling. Tomorrow we will discuss the problem and prospect for batch productions, and then we will start a job production. Okay students, thank you for the day. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है बेटा तो आज ही इसे क्लियर कर लीजिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा. Clear? Okay, thank you students.